हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए साइकोलॉजी के टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। और मेरा यही निश्चय है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा खासा नंबर लाएंगे। और आपको बता दें कि यह सेट 1 है और आपको जो पढ़ाने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक, अगर आप 10 के 10 सेट ये कर लेते हैं तो आपको 19 प्लस कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं 10 सेट में से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सेट 2 के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और कहा जा रहा है कि बुद्धि को परिभाषित करें। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ क्या था है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अध्ययन किससे किया जाता है? बुद्धि से किया जाता है। और बुद्धि को परिभाषित करने की बोला जाए तो सबसे पहले हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बुद्धि को परिभाषित 3 लोग किए। कौन कौन किए? थर्स्टन किए, बीने साहब किए, टर्मन किए हैं। और इन तीनों का जो अति था ना, मत था कि हमारा ये विचार है और इसका ये विचार है और इसका ये विचार है, सब तीनों का अलग अलग विचार था। तो थर्स्टन के जो विचार था अलग देखिए, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। क्या बुद्धि जो हमारे क्या है? सामान्य योग्यता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर संयोजित करता है। देखिए अब इसको समझ लीजिए कि बुद्धि क्या एक सामान्य योग्यता है, राइट, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति हो गया और उसका जो है ना कि नई नई परिस्थिति आता रहता है। क्या मान लीजिए जैसे आपके एग्जाम हो रहा है तो ये क्या है, एक नई परिस्थिति आ रहा है, उसको अपने विचारों को जानबूझकर संयोजित करता है और अपने विचार में क्या करते हैं, उसे संयोजित कर देते हैं, उसे ही क्या कहता है, ये थर्स्टन के अनुसार दिया हुआ था मत था, ठीक है। और चलिए देखिए बीने साहब के अनुसार, और बीने साहब का अनुसार था कि किसी समस्या को समझना। क्या था? किसी समस्या को समझना। मान लीजिए कोई बड़ा सा पहाड़ वार आ गया, उसको समझना है, उसके विषय में क्या करना है, तर्क करना है, मतलब ये कैसे हटेगा इसके बारे में तर्क करना है, तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यकता कहलाता है। और उस जगह से दूसरे जगह चले जाना। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, और आप इससे जा रहे हैं और वहां से आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर पहाड़ बड़ा है और कैसे जाइएगा, इसका निश्चय तो कुछ उपाय लगाइए ना, यही तर्क करना और उसी विषय को समस्या का निर्णय करने पर फिर बुद्धि की आवश्यकता की क्रिया करना। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे पहाड़ को तभी तुम यहाँ जाएंगे, या तो ऐसे भी जा सकती है, यही बुद्धि की कहलाता है, ठीक है, यही सोच हमारे कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया। और टर्मन के अनुसार के कि बुद्धि अमूर्तीय वस्तुओं के विषय पर सोचने की शक्ति देता है। जो हमारे जो अमूर्तीय वस्तु होते हैं उन सभी की ये वस्तु कौन सा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, क्या ये सोचने की शक्ति देता है। किसके अनुसार? तो टर्मन के अनुसार। किसे? बुद्धि अमूर्तीय वस्तुओं के अनुसार। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएंगे। ये वीडियो कितना मज़ेदार था आप बताइएगा जरूर, और आपको कितना अच्छा से समझाया है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और मुझे आपको समझाने में बहुत टाइम लगता है और अच्छा खासा पहले कर लेते उसके बाद आप सबको समझाते बहुत अच्छा, कि जितना अच्छा आपको समझाएंगे उतना ही अच्छा आप कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए और यहाँ से 2 नंबर पे देखिए कि योग के 8 कौन कौन से अंग हैं, मतलब योग के अंग कौन कौन से हैं या योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके समझिए, योग जो एक दार्शनिक विचार है। क्या है? दार्शनिक विचार है। इसके जनक महर्षि पतंजलि है। कौन है? योग दर्शन के महाशय कौन है? तो ये महर्षि पतंजलि है, ठीक है, जिन्होंने अपनी पुस्तक का महाभाष्य में योग के 8 मार्ग के बारे में बताया है। क्या बताया? 8 मार्ग। जो कौन से योग है, जो किसने बताया था? महर्षि पतंजलि ने बताया 8 मार्ग है। और यह सबसे पहला मार्ग कौन है? वह मार्ग है यम। क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान व समाधि। ये सब किसके द्वारा है? ये पतंजलि ने बताया। किसके? योग दर्शन के, राइट। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि योग के 8 बताइए, ये जरूर बताइए। तो इसके बारे में बहुत अच्छा है। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा कुछ करिए जिससे हमें मोटिवेट हो। जैसे आप हमें लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, प्लस में आप हमको कमेंट कीजिए कि हाँ सर अच्छा खासा लग रहा है। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब इस वीडियो पर थोड़ा सा और वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से फिर आगे चलते 3 नंबर में कहा जा रहा है कि सांवेगिक बुद्धि क्या है। ये सांवेगिक बुद्धि क्या है? ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो सांवेगिक बुद्धि में देखिए उत्तर में कि उत्तर सांवेगिक बुद्धि से हमारा तात्पर्य बुद्धि के स्वरूप से है। क्या है? बुद्धि के स्वरूप से है, जिसमें सूचनाओं को प्रदर्शित एवं कुशलता के साथ पराक्रमण किया जाता है। सांवेगिक बुद्धि में
में बुद्धि के विस्तार का मूल्यांकन किया जाता है। इस विस्तार को जानने के लिए बुद्धि लब्धि के सूत्र का पता लगाया जाता है। आपको बुद्धि लब्धि के सूत्र के बारे में पता नहीं तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि सर मुझे बुद्धि लब्धि का सूत्र पता नहीं है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और इसी में देखिए बुद्धि सांवेगिक बुद्धि का देखिए, सांवेगिक बुद्धि का से तात्पर्य हमारा क्या है, ठीक है, जिसमें सूचनाओं को प्रदर्शित, जैसे सूचनाओं का प्रदर्शित का मतलब क्या हुआ कि फिल्म वाले में दिखा कर, जैसे आप फिल्म देखते हैं उसके प्रदर्शित होते हैं कि यहाँ पर देख के आपको क्या समझते हैं, कुछ न कुछ कुशलता के साथ प्रकमन किया जाता है, ठीक है। सांवेगिक बुद्धि के विस्तार का मूल्यांकन किया जाता है और उससे क्या जाता है, बुद्धि का विस्तार किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, जानने का। और इस विस्तार को जानने के लिए बुद्धि लब्धि का सूत्र का पता लगाया जाता है और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, बुद्धि लब्धि के सूत्र का पता लगाते हैं। तो ये भी आपके डाउट क्लियर हो गया। अब आपको ऐसा कैसा लगा, अच्छा वीडियो लगा कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता के कारणों क्या वर्णन कर, निर्धनता के कारणों का वर्णन कर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो निर्धनता के निम्नलिखित कारण है, 2 नंबर तो फिक्स। इसमें देखिए अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं और आप पूरा 10 के 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं और आप जाके क्वेश्चन बैंक खोलिए, अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन नहीं ला रहा तो कह दीजिएगा कि सर आप फ्लॉप बना रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 हम इतना नहीं करके 10 का 10 लड़ जाएगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि 3 4 से 2 3 से प्लस लड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा खासा क्वेश्चन लाया और इतना ईजी सा क्वेश्चन में समझा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए तो आपको तो लाइक तो बनता है थोड़ा सा। चलिए निर्धनता के निम्नलिखित कारण है, कौन सा है, निर्धनता का। निर्धनता का मतलब क्या होता है कि निर्धन मतलब गरीब वो होता है, ठीक है। निर्धनता मतलब दूसरा नहीं, सब गरीबी होता है, ये सब निर्धनता का कारण होता है, ठीक है। इसका सबसे पहले उत्तर में देखिए क्या कर रहा है कि शिक्षा का अभाव। अब देखिए आप पढ़े लिखे हैं बिहार में और मान लीजिए वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का है लेकिन क्या चीज़ का अभाव है, पैसा का अभाव है, तो आप पढ़ नहीं पा रहे, क्या हुआ, ये हमारे शिक्षा का अभाव हो गया, ठीक है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है और ये जो भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये हमारे निर्धनता को कम कर रही है। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रहा है। मान लीजिए अभी जनसंख्या होना चाहिए 1 लाख और अभी कितना 1 लाख मतलब 1 करोड़ कुछ है, ठीक है, 1,37,000 शायद, हमको ये पूरा नहीं मालूम लेकिन पूरा डिटेल में नहीं पता। और इतना जनसंख्या बढ़ रहा है धीरे धीरे भारत में, और चीन में तो रोक लगा दिया, लेकिन सबसे नंबर 1 में चीन है, उसके बाद भारत है, सेकेंड नंबर पे भारत ही था जनसंख्या के मामले में। तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि हो रही जनसंख्या, तो तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका भी अभाव है। प्रति व्यक्ति निम्न आय है, मतलब जो प्रति व्यक्ति है उसका निम्न आय है, इसका ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, कि इसके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, जैसे अमेरिका के पास हो गया, इसके पास क्या है, उच्च दर पैसा है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है, भारत में ऐसा पैसा नहीं है, निर्धनता के अभाव है। किसी के पास लाखों रुपया है, किसी के पास 5 रुपये भी नहीं है, यही कहलाता है निर्धनता। ये आप जरूर अपना मन से भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक था और इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए, और ये क्वेश्चन सबसे भी आई है कि मनोगृहस्थी से आप क्या समझते हैं, ये लगभग 3 बार से लगातार पूछा गया है। क्या है, मनोगृहस्थी से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में उत्तर समझेंगे कि मनोगृहस्थी एक मानसिक विकार है। क्या है, मनोगृहस्थी क्या है, एक मानसिक विकार है जिसमें कोई नकारात्मक तथ्य व्यक्ति के मन को घेर देता है। क्या करता है, नकारात्मक, देखिए मानसिक एक मनोगृहस्थी एक मानसिक विकार है, ठीक है, मानसिक विकार इतना तो धीरे जिसमें नकारात्मक तथ्य व्यक्ति के मन को घेर देता। अब मान लीजिए नकारात्मक तथ्य का अर्थ क्या हुआ कि कोई बुरी आदत, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपको पहले से ही कोई डरा दे कि भाई तू फेल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नकारात्मक तथ्य आपके मन को घेर देता है, इससे आपके वृद्धि होने में बहुत होता है। और यहाँ पर देखिए एक और टॉपिक में ले सकते हैं, नकारात्मक तथ्य का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आपको एग्जाम से पहले ही जैसे रिजल्ट आने वाला है वहाँ पर आपको बता दें कि आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। वैसा कुछ आदमी बोला कि ये लड़का तो घूमता था और पढ़ने में तेज होने और ये फेल हो जाए, और अब बाय द वे आप फेल भी हो गए हैं, ठीक है, मान लीजिए फेल भी हो गए, तो उस समय क्या होगा, आपको मन को घेरा रहेगा कि हम इतना अच्छा खासा लिखे तब भी हमको ऐसा नंबर आया। फिर देखिए वह उसे बार बार प्रयास के बाद भी निकलने में असमर्थ रहता है, मतलब जैसे है ना, वह सोचते सोचते वह निकलना ही नहीं निकल पाता है, उस बात को नहीं भूल पाता है। बाद में क्या होता है, इस कारण व्यक्ति में हीनता की भावना आ जाती है, हीनता की भावना आ जाती है और व्यक्ति कई बार आत्महत्या भी कर लेता है। और क्या करता है, आत्महत्या भी कर लेता है। जो व्यक्ति नहीं होता है कि पानी में कूद गए, जहाँ मन नहीं हो वहाँ से हत्या लगाए, वो सब कर लेते बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं, गलत ये बात है। लेकिन ये मेरा समझाने का तथ्य था और आपको ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको ये ऐसा नहीं याद रखना कि लेकिन मेरे ये पढ़ाने का जो तरीका था ये बहुत
साधारण तौर पे, जैसे मान लिया आप परीक्षा दिए, नकारात्मक तथ्य घोर दिया कि ये वो हो गया, तो आप क्या किए, उसके बार बार प्रयास के बाद भी नहीं निकल पा रहे थे, असमर्थ है, उसके बाद क्या करते हैं, मानव आत्महत्या कर लेते, यही होता है। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएंगे। ठीक है, आत्महत्या के रोकथाम के उपाय बताएं। अब जो आत्महत्या करेंगे जो लोग, उसका रोकथाम क्या हो सकता है, तो उसको यही हो सकता है कि परीक्षा जो देंगे स्टूडेंट और उसका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, एग्जाम दे दिए और उसको यही कहना चाहिए कि बाबू तुम अच्छा खासा नंबर लाएगा, और तुम अच्छा खासा नंबर नहीं भी लाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं टॉर्चर करेंगे तो ये क्या होगा, आत्महत्या नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आत्महत्या का रोकथाम के निम्नलिखित उपाय है। आप देखिए, मानव पर अनावश्यक दबाव नहीं देना चाहिए। अनावश्यक दबाव का मतलब है कि आप उसे टॉर्चर मत कीजिए कि तुम्हारा इतना नंबर आया, इतना क्यों आया, ये क्या हुआ, अनावश्यक दबाव है। आपको अच्छा लग रहा है ना। चलिए, और इसमें क्या है, दबाव से ग्रसित लोग के आसपास हमेशा रहना चाहिए। अब जो लोग ग्रसित है, जैसे मान लीजिए पागल हो गया, उनके पास क्या रहना चाहिए, आदमी रहना चाहिए, एक न एक आदमी का रहना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा कोई ठीक नहीं उसके पास, ठीक है। और वहाँ पर रहने से कुछ करेगा तो आप इसे बचा सकते हैं, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति में सकारात्मक विचार का प्रभाव करना चाहिए और उसे नकारात्मक के मतलब सकारात्मक, मतलब अफर्मेटिव सेटअप, ये सेटिव भी बोल सकते हैं, और ये हमें देना चाहिए किसमें, तो व्यक्ति में। व्यक्ति के साथ प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए, प्रेम के साथ वो बातचीत करना चाहिए, दया के साथ कि बाबू ये बात मानो, हल्का हल्का तुम अच्छा खासा कर सकते हो, इस बार भी नहीं हुआ तो अगला साल प्रयास करोगे जरूर होगा। ये सब करके आप बचा सकते, किसको, आत्महत्या के रोकथाम के। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, साइकोलॉजी तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ते बहुत बढ़िया घम से, कम नहीं पढ़ते, कोई नहीं साइकोलॉजी ढंग से पढ़ता है, सिर्फ रट्टाफिकेशन मारते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कैसा लग रहा है सब्जेक्टिव पढ़ने में, ये आप जरूर बताइएगा, नहीं तो मेरा ये तथ्य जाना जो समझाने का मेरा विचार है वो हम समझे कि आप हमें नकारात्मक तौर पे देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया ना, तो हम समझे कि आपको नकारात्मक हमारा समझ रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसे आप जरूर याद करें क्योंकि ये 5 नंबर का पूछा जाता है, फिक्स नंबर है तो कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर टिप्पणी लिखें। भले ही थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बने लेकिन मस्त पढ़ा रहे हैं ना, मस्त बुद्धि को समझा रहे बहुत अच्छा से। ठीक है, आप बहुत जाइएगा जाइएगा बहुत यूट्यूब पे, तो क्या करेगा, सिर्फ टिक लगाते चलेगा, बाबू ये है ठीक है, पढ़ते चलेगा, चलिए बहुत बढ़िया ऐसे करते चलेगा। तो ऐसा अच्छा नहीं होता है, बहुत कम ऐसा टीचर है जो बहुत ऐसा करता है। ठीक है, सब दिन शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर टिप्पणी लिखें। मुझसे भी कभी कभी नहीं होता है, नहीं समझा पाते तो क्या करें, कभी कभी नहीं छोड़ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाए तो चलिए कोई बात नहीं। तो बुद्धि को मापने की वैसे तो अनेक विधियाँ है, क्या है, ये बुद्धि को जो माप सकते हैं, जैसे इसके बारे में हम बताए भी थे कि बुद्धि को मापने के सूत्र भी बताए थे, लेकिन उन बुद्धियों में शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का स्थान सर्वोपरि है। क्या है, सर्वोपरि है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला 1889 में विलियम उंट महोदय ने किया और यंत्रों की सहायता से बुद्धि को मापने का काम किया। और उन्होंने क्या किया, कौन क्या था, तो विलियम उंट महोदय ने, किसने, विलियम उंट महोदय ने किया था, किसका, बुद्धि का परीक्षण किया था सबसे पहले, कितने में, तो 1889 में, 79 में, सॉरी मेरा मैथ में थोड़ा सा इजी हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी पढ़ने में भी दिक्कत देता है। देखिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसी के बारे में मैंने पूछा है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि पर परीक्षण लिखें। तो इसके बारे में पहले हम क्या करें, ये डिटेल में समझ गए, तो इसके बारे में इतना लिख लीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, लिख दीजिए। और आपसे पूछेगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में लिखे, तो ये भी 2 नंबर मिलेगा, और ये भी बोलेगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में, तो ये भी 2 नंबर, इससे 6 नंबर का मिले, लेकिन 5 नंबर मैक्सिमम रहता है, 5 नंबर का। तो इसे याद कर लेंगे कि बुद्धि के परीक्षण के इस विधि को परीक्षार्थी से कुछ प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेगा तथा इस प्रश्न का उत्तर वह अपने शब्दों में देता है, में प्राप्त करके व्यक्ति को बुद्धि का पता लगाता है। और वह क्या करता है, अपने शब्दों में कुछ बुद्धि का देता है, कि जैसे मान लीजिए हम पूछे कि आपसे कुछ सवाल पूछा, आप उसका उत्तर अपने शब्दों में दिए ही बुद्धि का पता लगाया जाता है। हाँ, कि कितना पढ़ने में तेज है कि बहुत है, यही लगाया जाता है। किससे, तो ये हमारे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से, जहाँ पर परीक्षार्थी था और विद्यार्थी से क्या करें, कुछ प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर टीचर समझिए, यहाँ पर स्टूडेंट समझ लीजिए। जैसे कुछ सवाल पूछा जाता है, उस सवाल का उत्तर वह देते, उसी से बुद्धि का पता लगाया जाता है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इस विधि में बुद्धि की जांच के लिए भाषा के स्थान पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या, क्रिया का प्रयोग, अर्थात इसमें बच्चे को घुमाकर, दिखाकर एवं लिखवाकर, घुमाकर, लिखवाकर एवं दिखाकर, मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा का लिखवा के, कैसे ये क है कि ख है, जैसे मान लीजिए ये क है, ठीक है, तो बच्चा क्या करे, घुमा के लिखा दे कुछ और, ठीक है, लिखाकर उसके बुद्धि के स्तर का पता लगाया जाता है।
इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। और ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, बच्चे को घुमा उमा कर किया जाता है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएंगे। चलिए, और ये देखिए आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति के बीच कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है ये और ये क्वेश्चन। और आपको ये पहले भी बताइए, ये और ये क्वेश्चन वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेना पसंद नहीं करते। अंतर्मुखी वाले क्या करते हैं, अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना पसंद नहीं करते, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी का हो गया कि बहुत जनसंख्या, अंतर्मुखी मतलब कम जनसंख्या, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर भाग लेना पसंद करते हैं और वहाँ पर भाग नहीं लेना। और उसी प्रकार अंतर्मुखी व्यक्ति अधिक चिंताशील तथा कम क्रियाशील होते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति अधिक क्रियाशील तथा कम चिंतनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट है। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये आपके 9 नंबर क्वेश्चन है कि समूह से क्या आशय है। समूह से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उस संगठित अवस्था में जिसमें संबंधित व्यक्ति एक दूसरे के अंतः क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, समूह कहलाती है। समूह के सदस्य व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं। इस समूह का अर्थ क्या होता है कि समूह में एक से नहीं होता। समूह का आप नाम ही सुन के देख लगा, आशा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक से नहीं, एक से अधिक होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4 रहना चाहिए। उसे ही समूह में कुछ क्रिया उरिया हो गया, उसी पर निर्भर रहता है। ठीक है, क्या होता है, उसी पर निर्भर रहते हैं, समूह कहलाती है। समूह के सदस्य के व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम भी होता है। और वहाँ पर जैसे मान लीजिए समाज में कुछ नियम भी होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें कम समझाए, क्योंकि यहाँ पर जो शादी है ना, वहाँ पर बाजा वजा बजने लगेगा, उसके कारण डिस्टर्ब हो जाएगा आप सबके लिए, तो इसीलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसका वीडियो को क्लियर कर दे। ठीक है, और यहाँ पर 10 नंबर कह रहे हैं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक बुद्धि समूह में अंतर स्पष्ट करें। और ये भी बहुत बार पूछा गया, अब ये जरूर है। देखिए, हम यही कहेंगे सभी स्टूडेंट से कि आप जाकर क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए। अगर 3, 4 से क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नहीं ला रहा तो फिर बता दिए, वीडियो नहीं देखिएगा। 2, 3 से तो प्लस से क्या आएगा इससे। ठीक है, इस सेट 1 से। और सेट 10 ले गए तो कोई कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता आपको 90+ से रोकने, कि जिस समूह का निर्माण विशेष नियमों के अनुसार हो एवं उसमें सम्मिलित सदस्य की भूमिका एवं सम्मान हो, औपचारिक समूह कहलाता है। क्या करा है कि जिस समूह का निर्माण विशेष नियमों के अनुसार हो, मतलब विशेष नियम कुछ सदस्य के साथ मिलकर हो, सम्मिलित सदस्य की भूमिका एवं सम्मान हो, वो औपचारिक समूह कहलाता है। जैसे विश्वविद्यालय। दूसरी और अनौपचारिक, मतलब विश्वविद्यालय में क्या है कि एक से नहीं है, मतलब बहुत मिलकर करता है। ठीक है, और दूसरी ओर अनौपचारिक से हमारा अभिप्राय है कि जो नियमों या विधि पर आधारित नहीं हो और उसके सदस्य के बीच घनिष्ठ संबंध हो, उसे अनौपचारिक कहते हैं। इसके बारे में आपको समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा कम समझाया है, लेकिन बहुत अच्छा समझ में आ गया। चलिए, और आप देखिए, अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिला होगा, वैसे भी साइकोलॉजी का बहुत कम टीचर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन इस यूट्यूब पे देखिएगा तो आप मेरे से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा खासा आपको पढ़ा सकते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो, सब्जेक्टिव खासकर हम आपसे पूछ रहे हैं कि कैसा वीडियो लगा। अगर आप कमेंट नहीं किए ना तो समझे कि हम समझे कि आप वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तभी आप कमेंट करिए। और लाइक तो सब आदमी करता है, लाइक तो आपको करना ही है, प्लस में आपको 5 दोस्तों को शेयर कर देना है, जिससे हमें और मोटिवेट मिलेगा। और आप सबके लिए ज़रूर ये कंटिन्यू वीडियो लाएँ। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आप चाहते हैं कि सेट 2 आए तो सेट 2 के बारे में अभी आप कमेंट कर दीजिए कि सर सेट 2 लाइए, बहुत मस्त वीडियो था, कि सब अच्छा लग रहा है कि नहीं लगा। ये आप जरूर बताइए कि सब्जेक्टिव पढ़ाने का मज़ा कैसा है। चलिए, मिलते हैं अगले में। और PDF चाहिए तो आप हमें नंबर दिए दूसरे नंबर पे। और आपने जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी का सेट 1, 2, 3 नहीं देखे, ऑब्जेक्टिव जाकर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं। तो बाय, टेक केयर।